ओके दोस्तों, तो मैं सोच ही रहा था कि पॉलिटी के दूसरे मतलब नेशनल इमरजेंसी के दूसरे चैप्टर पे मैं डिस्कस कर ही लूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एम लक्ष्मीकांत सिक्स्थ एडिशन पॉलिटी कवर कर रहा हूँ और मुझे नहीं मालूम किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और जिनके लिए भी होगा हेल्पफुल, मुझे लगता है मेरा ये जो मेहनत है वो वर्थफुल होगी, है ना। तो इससे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया है कि नेशनल इमरजेंसी क्या है, नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है इसके पार्लियामेंट्री अप्रूवल पे। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो क्या ये सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि कार्यपालिका है जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री की ही अल्टीमेट चॉइस चलेगी या फिर और भी दूसरे इंस्टीट्यूशन का उसमें रोल होगा या भूमिका होगी या उनका प्रभाव रहेगा। तो हम ये जानने के लिए आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इसमें लगेगा, है ना। जैसे ही इमरजेंसी डिक्लेयर होती है उसके एक महीने के भीतर उसे दोनों ही सदनों यानी दोनों ही हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनकी सहमति प्राप्त हो जानी चाहिए 1 महीने के भीतर, और नहीं हुई तो वो ऑपरेशन में नहीं रहेगा, है ना। इमरजेंसी डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑपरेशन। सॉरी फॉर माई इंग्लिश, इफ देर इज एनी इफ एंड बट प्लीज कॉपरेट विद अस या कॉपरेट विद इट। I really not sorry about this, but yes, I want to improve it. Okay. So basically वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी इमरजेंसी के प्रोविज़न के बारे में बताया था कि इमरजेंसी लगाई क्यों जाती है, देश की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, है ना, इन सब चीज़ों को बचाए रखने के लिए। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगाया गया था, जहाँ पर बहुत सारी खामियां निकल करके आई। और उसके बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए इसमें, और पर्टिकुलरली कई सारे प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया ताकि इमरजेंसी का कभी भी दुरुपयोग ना किया जा सके। और इवन कोई भी सरकार इमरजेंसी लगाने से पहले ही 10 बार सोचे कि भाई इमरजेंसी लगाना ना लगाना एक बराबर है ना। तो छोड़ो यार, इमरजेंसी नहीं लगाते हैं, चुनाव जीतने पर ही ध्यान देते हैं, ये सब इत्यादि चीज़ें, ठीक है। तो हम थे अभी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल 30 दिन के भीतर लग जाए तो ठीक है, नहीं तो गया। और ये 30 दिन का जो टाइम है वो भी 44th अमेंडमेंट के द्वारा ही किया गया था। पहले ये 2 महीने का समय था, कि 2 महीने में अप्रूव होगा, और उसमें सिंपल मेजोरिटी था अप्रूवल के लिए भी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, स्पेशल मेजोरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, टोटल मेंबरशिप। जैसे कई तरह के मेजोरिटीज़ होते हैं पार्लियामेंट में, बहुत ज़्यादा विशेषीकृत करेंगे नहीं इसमें। पहला होता है ऑर्डिनरी, दूसरा होता है स्पेशल। 2 तरह की मेजोरिटी अगर हम विशेष तौर पे समझें तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में होता ये है कि पार्लियामेंट की मान लीजिए टोटल कैपेसिटी है 545, तो 545 मेंबर में फुल मेजोरिटी मतलब कि 50% से ज़्यादा, 50, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, सीधी सी बात है यार। तो 1 मंथ किया गया, है ना। पहले ये समय 2 महीने का था, इसे घटाया गया। अब एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे कि ये जो 30 डेज़ का सिनेरियो है, ये दोनों ही हाउसेज जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा चूंकि कंटिन्यूइंग चैम्बर है तो इसमें तो 1 महीने में अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन लोकसभा 2 सर्कमस्टांसेस पे चलती है, एक तो इसका 5 ईयर टर्म होता है ना, 5 ईयर। लेकिन इसमें एक और है कि मेजोरिटी नहीं रहती है तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, या फिर अपना टर्म पूरा करने के बाद डिसॉल्व हो जाती है, यानी समय से पहले और समय पर, यानी कि अपना टाइम पूरा होने पर या समय से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। डिसॉल्व होने के केस में मान लीजिए लोकसभा डिसॉल्व हो गई, यहाँ प्रोक्लेमेशन आया और 2-3 दिन के अंदर ये डिसॉल्व हो गई, ठीक है। या फिर डिसॉल्व हो गया है और उस वक्त पे प्रोक्लेमेशन आया, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब लोकसभा फिर से पुनर्गठित होगी, है ना, पुनर्गठित होगी, तब से लेकर के 30 दिनों का समय लोकसभा को दिया जाएगा, और इस समय के दरमियान राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। तो ये एक केस सिनेरियो है जहाँ पर इमरजेंसी जो है आपकी वो 6 मंथ्स और 30 डेज़ यानी कि 7 महीनों के लिए विदाउट अप्रूवल 7 मंथ्स इमरजेंसी चल सकती है, 1 महीना नहीं, 7 महीना, ठीक है। इन केस ऑफ दिस सिनेरियो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि इफ अप्रूवल बाय बोथ हाउसेज इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, ठीक है। अगर पहले महीने में मान लीजिए डिसोल्यूशन का केस नहीं है तो पहले महीने में अप्रूवल हो गया और उसके बाद से ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगी, है ना। 6 महीने यानी कि 7 महीने की बात हो गई, एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एनी टाइम, एनी नंबर्स ऑफ टाइम। इमरजेंसी हर 6 महीने में इसे पार्लियामेंट के दोनों ही सदन यानी हाउसेज से अप्रूवल मिलनी चाहिए, और फिर इसे फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ये हर बार 6 महीने के लिए बढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेफ गार्ड बनी रहे। और इससे पहले क्या था? इससे पहले ऐसा था
कि एक बार इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई या प्रोक्लेमेशन हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये डिपेंड किस पे करता था, ये जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, कैबिनेट की अपनी पर्सनल चॉइस की मैटर हो गया ये, कि भाई हम जब चाहेंगे हटाएंगे, जब तक चाहेंगे तब तक चलाएंगे, ऐसा हो गया। लेकिन 44th अमेंडमेंट ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, 6 महीने मैक्सिमम चला सकते हो, और 6 महीने के बाद फिर भी अगर देश के सिनारियोज नहीं बदले हैं तो फिर से 6 महीने के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हो, और दोनों सदनों की फुल मेजोरिटी सपोर्ट के साथ। ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है इसमें, है ना। अब आगे क्या है कि इमरजेंसी रिजोल्यूशन जो है ना, कंटिन्यूएशन की, यानी लगातार बने रखने के लिए 6 महीने और उसके बाद 6 महीने, उसके लिए हमेशा स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जो कि मैंने अभी कहा। और उसका मेजोरिटी का मतलब हमने कहा कि पूरा फुल मेंबर जो होता है, फुल मेंबर का 2/3, ये होता है स्पेशल मेजोरिटी। और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी जो कि 2/3 होता जरूर है, लेकिन प्रेजेंट एंड सिटिंग एंड प्रेजेंट जो है उपलब्ध, उसके आधार पर जिसमें सदन चल रहा है उसमें 2/3 भी मिल जाए तो उसको भी स्पेशल कहते हैं। लेकिन वो कितना स्पेशल है, ये फुल स्पेशल से कम स्पेशल है। आई एम सॉरी टू से दिस बट दिस इज ट्रू। ओके, रिवोकेशन ऑफ द इमरजेंसी। सो इमरजेंसी को पहला तो हमने प्रोक्लेम किया, लागू किया। अब उसे हटाए जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे कभी भी किसी भी टाइम पे हटाया जा सकता है उसी तरह के एक प्रोक्लेमेशन से। प्रोक्लेमेशन कुछ नहीं, उद्घोषणा है। एक घोषणा करेंगे राष्ट्रपति और इमरजेंसी डिक्लेयर, मतलब इमरजेंसी जो है सो हटा दी जाएगी, डिसकंटिन्यू हो जाएगी, है ना, उसे रिवोक कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट के एक प्रोक्लेमेशन से हो सकता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को एक लोकसभा के द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाता है कि इसे हटाया जाए, तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा। अब बोलिए इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें क्या नया चीज़ उभर करके आ रहा है कि प्रेसिडेंट का मतलब हमने पहले बताया कैबिनेट, है ना, इसका टोटल कंट्रोल कैबिनेट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। अभी कंट्रोल कहाँ चला गया, लोकसभा कह देगा कि हटाओ इसको। तो लोकसभा क्या है, पार्लियामेंट का एक हाउस है। एक हाउस है का मतलब लोकसभा में मान लो कि 545 मेंबर हैं, तो ये कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब भारत में प्रतिनिधि जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। मतलब देखा जाए तो हमारे प्रतिनिधियों को शक्ति दी गई भाई, ये कानून, ऐसा कानून होना चाहिए जो जनता उन्मुखी हो, जो ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो, ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए। तो इसे लोकसभा अगर कह दे तो विद इन फ्यू डेज उसे हटाना पड़ेगा, और लागू करने के ठीक पहले, है ना। तो कैबिनेट का देखा जाए तो इसमें नियंत्रण बहुत कम हुआ है ना। अगर हम आगे देखें तो 44th अमेंडमेंट के द्वारा एक चीज़ और लाया गया कि अगर मान लो कि इमरजेंसी लागू किया गया और मेजोरिटी जो पार्टी में सरकार होती है बोलती है कि यार सदन जाएंगे ही नहीं, हाउस में जाएंगे ही नहीं, तो फिर क्या रिजोल्यूशन और क्या बिल पास होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसमें 44th में एक बात जोड़ी गई कि 1/10 जो मेंबर होते हैं कंटिन्यू करने के लिए अगर ना आए तो स्पेशल, मतलब कि अगर ये लोग नहीं आए तो क्या होगा कि 1/10 1/10 मेंबर का एक सिग्नेचर लगेगा मेंबर्स का, और वो स्पीकर को दिया जाएगा या फिर राष्ट्रपति को कि हाउस को कंटिन्यू किया जाए, सदन को कंटिन्यू किया जाए, और उसके लिए मेंबर्स को बुलाया जाए ताकि इस पर चर्चा की जा सके और इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू किया जा सके। तो इसके लिए भी अलग से प्रोविज़न जोड़ा कि कोई भी स्केप बचे ही नहीं कि ख़राब तरीके से इमरजेंसी लगाया जाए। तो ये सब सेफ गार्ड्स थे, ये सब प्रोटेक्शन 44th अमेंडमेंट की मैं इस लिहाज से बड़ी तारीफ़ कर सकता हूँ और करूँगा भी, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है 44th अमेंडमेंट एक्ट। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कुछ विशेष बातों पर, जैसे कि हमने बात किया रिवोकेशन। ओके, अब हम देखते हैं अ रिजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल इज डिफरेंट फ्रॉम अ रिजोल्यूशन ऑफ अप्रूविंग द कंटिन्यूएशन। ओके, तो डिसअप्रूवल जिसमें हम कहते हैं कि रिवोक करते हैं, और दूसरा कंटिन्यूएशन हर 6 महीने के लिए बढ़ाना, इन दोनों में दो मुख्य अंतर है। पहला वाला कि देखिए जो डिसअप्रूवल है ओनली रिक्वायर्स द लोकसभा, है ना, लोकसभा अप्रूवल वाइल द कंटिन्यूएशन रिक्वायर्ड बोथ हाउसेस, की दोनों ही सदनों के द्वारा अप्रूवल मिलना चाहिए। फर्स्ट में क्या है कि लोकसभा का रिक्वायरमेंट चाहिए और वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि सिंपल मेजोरिटी से भी अगर बिल पास हो गया कि इमरजेंसी डिसकंटिन्यू करो तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और सेकेंड वाला यानी कि कंटिन्यू करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कि दोनों ही सदनों की विशेष सहमति चाहिए। और विशेष सहमति ना मिलने की अवस्था में आप देखेंगे कि लोकसभा कंटिन्यू। और विशेष क्यों, देखिए विशेष सहमति जो है ना प्राप्त करना बड़ी मुश्किल काम है। ये उसको कहते हैं, दो चीज़ें होती है संविधान में, एक होता है लचीला, एक होता है ठोस। कुछ संशोधन जो ठोस रखे गए, कठोर रखे गए, जिसमें कि विशेष बहुमत की जरूरत है, जिसमें कहा कि फुल मेंबर्स होने ही चाहिए, उनका टोटल वोटिंग पड़ना ही चाहिए, नो कास्टिंग वोट इज देयर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है सो मजबूत बनाता है संविधान को, फेडरल स्ट्रक्चर को।
और ये रिजिडिटी जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब कोई भी संशोधन करना होता है तो स्टेट का भी सहमति चाहिए होता है, और हर स्टेट सहमति दे जरूरी नहीं तो संशोधन होता ही नहीं। तो इसी तरह से कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल चाहिए। अब कंटिन्यू करने के लिए जब इतने लोगों का अप्रूवल नहीं मिलेगा तो कंटिन्यू तो नहीं होगा, इमरजेंसी डिसबैंडेड। ओके, तो हम आगे अब डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि भाई देखो राष्ट्रीय आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल से प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। सबसे पहला तो हमने बताया कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब यूनिटरी में कन्वर्ट होना और फेडरल स्ट्रक्चर को पहले हम समझ लें अगर, तो फेडरल स्ट्रक्चर में होता कुछ नहीं है। क्या होता है भाई, फेडरल स्ट्रक्चर में होता है कि सेंटर और स्टेट दो एंटाइटी है, ठीक है, दोनों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया। वितरण किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है हमारे देश का। सर्वोच्च कानून के माध्यम से दोनों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया, और दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, ठीक है, वही है संघवाद। अब संघवाद कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी सिस्टम में, और सारा शक्ति कहाँ चला जाता है, सेंटर के पास। सेंटर के पास चला जाता है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट ऑन सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, राज्य और केंद्र संबंध पर प्रभाव पड़ता है। और ये प्रभाव किस तरह से पड़ता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, है ना। तो एग्जीक्यूटिव में कहें तो सेंटर बिकम एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू स्टेट ऑन एनी मैटर। पहले क्या होता है ना कि कुछ स्पेसिफिक मैटर में सेंटर स्टेट को अपना डायरेक्शन यानी कि निर्देश देता है कुछ स्पेसिफिक मैटर में, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे सभी के सभी विषयों पर राज्य को निर्देश दे सकता है, और राज्य को उन निर्देशों को पालन करना ही पड़ेगा। हाँ, हालांकि एग्जीक्यूटिव यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव उसको डिसबैंड नहीं करता या फिर उसे सस्पेंड नहीं करता, उसे बने रहने देता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट टू सेंटर सुप्रीमेसी, ठीक है। लेजिस्लेटिव की जहाँ तक बात करें तो लॉ मेकिंग पावर तो लेजिस्लेटिव असेंबली की रहती है, बनी रहती है इमरजेंसी के टाइम पे भी, लेकिन उस टाइम पे पार्लियामेंट को भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। किस मैटर पे, सेंटर और कंकरेंट लिस्ट पे नहीं, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट नहीं, बल्कि अब स्टेट लिस्ट पर भी कानून बनाने का हक मिल जाता है इमरजेंसी के टाइम पे। और उस समय पे सिर्फ पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून ही काम करते हैं, यानी कि ये ओवरराइड कर देता है किसको, स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून को। स्टेट लिस्ट में ही पार्लियामेंट बनाता है और पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाता है कानून में भी। हालांकि 6 महीने के बाद जब इमरजेंसी के प्रभाव खत्म होते हैं तो सेंटर का प्रभाव खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली ना। तो ये कह सकते हैं कि फेडरल से यूनिटरी की ओर कन्वर्ट हो जाता है। 44th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। अब लोकसभा का हमने जैसा कहा कि सामान्य कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन इमरजेंसी जब तक फिर आगे रहेगी तब तक कोई चुनाव नहीं होगा दोनों ही स्थानों पर, राज्यों में भी और केंद्र में भी। जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज हैं स्पेसिफिकली, उनमें उनके जीवन काल जो है 5 साल होते हैं सामान्य, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, ये डिस्कशन का पॉइंट है कि हमारे मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वाइल आर्टिकल 19 जो आर्टिकल 19 में दिए गए, आर्टिकल 19 में दिए गए जितने भी प्रावधान हैं, आर्टिकल 19 में दिए गए जितने भी प्रावधान हैं देख लेते हैं बुक में, है ना। आर्टिकल 19 में दिए गए प्रावधान अपने आप ही सस्पेंड हो जाते हैं 352 के आने से, 352 के आने मात्र से। 352 मतलब नेशनल इमरजेंसी जैसे ही डिक्लेयर होती है। आर्टिकल 58 and 359 describe effect of national emergency on the fundamental rights. Article 358 deals with the suspension of fundamental right guaranteed by 19, while Article 359 deals with the suspension of other fundamental right except 20 and 21. These two provisions are explained below. Okay, the first, suspension of fundamental right under 19. According to 358, when a proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental right under 19 are automatically suspended. Okay, so suspension of fundamental right under 19 is automatically suspended. Okay, जैसे ही 352 में इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, और ये कौन कहता है, आर्टिकल 358 कहता है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो 358 के प्रोविजन में लिखा हुआ है कि 19 वाला सब तरह सा ही है ना। 19 में 6 अधिकार हैं आपके आज की डेट में, और वो सभी आपके लिए मान्य नहीं रहेंगे जब इमरजेंसी लागू होगी, ठीक, अपने आप। उसके बाद क्या है, नो सेपरेट ऑर्डर फॉर दिस सस्पेंशन इज रिक्वायर्ड, कोई भी अलग से मतलब आदेश लाने की जरूरत नहीं है। तो while a proclamation of national emergency is in operation, national emergency is operation, the state is freed from the restrictions imposed by 19. तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम 19 के द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए स्टेट बाध्य नहीं है। स्टेट का मतलब
नेशन से मेरा है ना। तो राज्य नहीं बोलेगी अच्छा तुम्हारे बोलने का अधिकार, तुम्हारे घूमने फिरने का अधिकार, हम नहीं जानते, जहाँ हो बैठे रहो, नेशनल इमरजेंसी है अभी। इन अदर वर्ड्स द स्टेट कैन मेक एनी लॉ और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन abridging or taking away the 6 fundamental right guaranteed by 19. Okay, कुछ भी 19 में जो भी है सब छीन सकते हैं। Any such law or executive action can't be challenged on the ground that they are inconsistent with the 6 fundamental right guaranteed by 19. तो इससे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में, कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग एमरजेंसी। आर्टिकल 19. Okay, when the national emergency ceases to operate, 19 automatically revives and come into force. Any law made during emergency to the extent of inconsistency with 19 ceases to have effect. हालांकि इमरजेंसी के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य कार्यपालिका या फिर पार्लियामेंट के द्वारा उसके ख़त्म होने पर उस मैटर पर चर्चा ही नहीं की जा सकती कि उसमें मेरे साथ गलत हुआ था, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ किया, कुछ नहीं होगा। नाउ आगे हम देखते हैं, हाउएवर नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग done during the emergency even after the emergency expires. Okay. This means that the legislative and executive action taken during the emergency cannot be challenged even after emergency ceases to operate. Right? 44th Amendment Act 78 restricted the scope of Article 358. Okay. In two ways. Firstly, the 19 की बात चल रही है, तो firstly the 6th fundamental right under 19 can be suspended only when the national emergency is declared on the ground of war and external aggression and not on the ground of armed rebellion. तो एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, जैसे कि हमने कहा एक्सटर्नल और इंटरनल दो में कैटेगराइज किया हमने। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तब ही 19 को सस्पेंड किया जाएगा। और उसी समय 359 क्या कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, ड्यूरिंग इमरजेंसी आप कोर्ट नहीं जा सकते। और आर्टिकल 19 में जो आपके साथ अतहास हुआ है उसका तो खैर इमरजेंसी के बाद भी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन 359 ये जरूर कहता है कि आप ड्यूरिंग इमरजेंसी 19 को छोड़ के बाकी फंडामेंटल राइट के लिए भी नहीं जा सकते, लेकिन आफ्टर इमरजेंसी आप जा सकते हैं। देखिए आगे बताते हैं। ओके, दिस मीन्स दैट 19 फंडामेंटल राइट्स नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर एनफोर्समेंट। ओके, द सेड राइट आर थ्योरेटिकली अलाइव, मतलब वो अधिकार जिंदा है, बट द राइट टू सीक रेमेडी इज सस्पेंडेड। ओके, द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट्स टू ओनली द फंडामेंटल राइट दैट आर स्पेसिफाइड इन प्रेसिडेंट ऑर्डर। और सस्पेंशन भी उन्हीं फंडामेंटल राइट का होगा जो स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट अलाउ करेंगे। आर्टिकल 19 के अलावे की बात हो रही है, जाहिर सी बात है 59 में 359 में। फर्दर द सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी और फॉर ए शॉर्ट पीरियड एज मेंशन इन ऑर्डर। मतलब इमरजेंसी पीरियड के टाइम तक हो सकता है या फिर इमरजेंसी पीरियड में भी एक स्पेसिफिक पीरियड में हो सकता है जो कि ऑर्डर में मेंशन किया हुआ रहेगा। And suspension or extend to the whole part or whole India or part of the country. Okay, it should be laid before each house of parliament for the approval. Okay, done. और उसमें भी सब पार्लियामेंट की सहमति की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ प्रेसिडेंट के कहने मात्र से नहीं होगा। While a presidential order is in force, the state can make law or can take any executive action abridging or taking away the specific fundamental right. Any such law or executive action can't be challenged on ground that they are inconsistent with the fundamental right or constitution. When the order ceases to operate, any law so made to the extent of inconsistency with the specified fundamental right ceases to have effect. When the order ceases to operate, any law so made एक्शन टू इनकंसिस्टेंट सीजर टू, फिर मतलब कि डेफिनेटली उस तरह के कानून एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट मुझे लगता है मुझे पहले आप लोग समझ जाते हैं, मेरा दिमाग कहाँ चल रहा है पता नहीं चल रहा है। ओके, द ऑपरेशन ऑफ अब व्हाट लग रहा है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं। ऑर्डर कैंट बी चैलेंज्ड। आई एम सॉरी, आई क्विट।